गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल, सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक तरह से मार्केटिंग की दुनिया में टाइम ट्रैवल करने वाले हैं। हाँ। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो किसी बिजनेस स्कूल की टेक्स्ट बुक जैसे नहीं है, बल्कि ये एक कहानी बताते हैं। एक कहानी की कैसे कंपनियां मतलब बिल्कुल एक इंसान की तरह बड़ी हुई हैं। हाँ, सही कहा। सोचिए, एक कंपनी का जन्म होता है। वो पहले सिर्फ अपने बारे में सोचती है, फिर धीरे धीरे दूसरों को समझना सीखती है और आखिर में समाज का एक जिम्मेदार हिस्सा बनती है। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन इवोल्यूशन एंड फ्रेमवर्क्स ऑफ मार्केटिंग फिलॉसफीज नाम के डॉक्यूमेंट के जरिए इसी सफर को समझना है। हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे, ये देखने के लिए कि कंपनियों की सोच हम क्या बेच सकते हैं से बदलकर लोगों को असल में क्या चाहिए तक कैसे पहुंची। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के बारे में नहीं है। ये बिजनेस की, कह सकते हैं, आत्मा में आए बदलाव की कहानी है। पहले सवाल था, हम क्या बना सकते हैं। सही। फिर सवाल बना, हम इसे बेच कैसे सकते हैं। हाँ। और इसके बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आया और सवाल हो गया, ग्राहक क्या चाहता है। और आज सबसे एडवांस्ड कंपनियां पूछ रही हैं, हम ग्राहक की जरूरतें पूरी करते हुए दुनिया के लिए कुछ अच्छा कैसे कर सकते हैं। वाओ। ये पूरा एवोल्यूशन इन्हीं सवालों के जवाब में छिपा है। तो इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? जाहिर है सबसे पहले और सबसे बेसिक आइडिया से। हाँ। हमारे सोर्सेज इसे कहते हैं उत्पादन अवधारणा, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। ये सुनने में बहुत ही फैक्ट्री लेवल की सोच लगती है कि बस सामान बनाते जाओ। हाँ, इसका कोर आइडिया बहुत सिंपल था और उस समय के हिसाब से देखा जाए तो रेवोल्यूशनरी भी था। अच्छा। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर था। फोकस सिर्फ एक चीज पर था, ज्यादा से ज्यादा बनाओ, सस्ता बनाओ और हर जगह पहुंचा दो। तो अजम्पशन ये थी कि अगर कोई चीज अवेलेबल है और अफोर्डेबल है तो लोग उसे खरीद लेंगे। हेनरी फोर्ड का वो फेमस कोट याद है? हाँ। A customer can have a car painted any color that he wants so long as it is black. Exactly. मतलब चॉइस का तो सवाल ही नहीं था। बस एक कार का होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो सवाल यह है कि ये अप्रोच उस वक्त काम क्यों कर रही थी? देखिए, उस समय डिमांड सप्लाई से कहीं ज्यादा थी। अच्छा। बाजार में कंपटीशन लगभग ना के बराबर था। अब कुर्सी बनाने वाली अकेली बड़ी फैक्ट्री है तो आपकी बनाई हर कुर्सी बिकेगी। लोगों को बस कुर्सी चाहिए, उन्हें डिजाइनर कुर्सी की परवाह नहीं है अभी। बिल्कुल। चीन की कई कंपनियां आज भी विकासशील देशों में इसी कॉन्सेप्ट पर काम करती हैं, जहां वो सस्ते और आसानी से मिलने वाले प्रोडक्ट्स पर फोकस करती हैं। लेकिन इस सोच में एक बहुत बड़ी खामी छुपी हुई थी। और वो क्या थी? यही कि आप ग्राहक को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं। प्रिसाइसली। आप ये मानकर चल रहे हैं कि हर ग्राहक एक जैसा है और उसे सिर्फ सस्ती चीज चाहिए। और जैसे ही बाजार में कंपटीशन आता है, हाँ, जैसे ही दूसरा खिलाड़ी कहता है मैं भी सस्ती कार बना सकता हूँ लेकिन मैं आपको लाल रंग का ऑप्शन दूंगा, तभी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फेल होने लगता है।
और यहीं से हमारी कहानी अगले पड़ाव पर पहुंचती है। बिल्कुल। अच्छा, तो जब सिर्फ सस्ता और अवेलेबल होना काफी नहीं रहा, तो कंपनियों ने क्या किया? उन्होंने सोचा होगा चलो अब सबसे अच्छी चीज बनाते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। और यहीं से उत्पाद अवधारणा यानी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ। हाँ, फोकस अब क्वांटिटी से हटकर क्वालिटी पर आ गया। अच्छा। अब मंत्रा था, एक बेहतर चूहेदानी बनाओ और दुनिया तुम्हारे दरवाजे तक चल कर आएगी। मतलब कंपनियों ने अपनी सारी एनर्जी, सारा R&D एक सुपीरियर प्रोडक्ट बनाने में लगा दिया। हाँ, अब बात सिर्फ कार बनाने की नहीं थी, अब बात थी सबसे तेज, सबसे आरामदायक, सबसे फ्यूल एफिशिएंट कार बनाने की। आज का स्मार्टफोन मार्केट तो इसका परफेक्ट उदाहरण है ना? बिल्कुल। हर साल एक नया मॉडल आता है और कंपनियां दावा करती हैं कि उनका कैमरा बेहतर है, प्रोसेसर तेज है, स्क्रीन ज्यादा ब्रिलियंट है। ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का ही खेल है। हाँ, ये बिल्कुल वही है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खतरा है, जिसे हमारे सोर्सेज में मार्केटिंग मायोपिया कहा गया है। मार्केटिंग मायोपिया। मायोपिया का मतलब है जब आपको दूर की नजर कमजोर हो जाती है। सही। बिजनेस में इसका मतलब है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट से इतना प्यार करने लगती हैं कि उन्हें उसके आगे ग्राहक की असली जरूरत दिखनी बंद हो जाती है। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब आप एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने में इतने खो गए कि ये पूछना ही भूल गए कि क्या किसी को इसकी जरूरत भी है। एग्जैक्टली। इसका क्लासिक केस है कोडैक। कोडैक। हाँ, वो दुनिया की सबसे बेहतरीन फोटोग्राफिक फिल्म बनाने में लगे रहे। हर साल उनकी फिल्म की क्वालिटी बेहतर होती जा रही थी। वो फिल्म बिजनेस में थे, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि ग्राहक फिल्म नहीं खरीद रहा था, वो यादें संजोना चाहता था। अच्छा। और जब डिजिटल कैमरास आए तो उन्होंने यादें संजोने का एक ज्यादा आसान, सस्ता और इंस्टेंट तरीका दे दिया। तो कोडैक का बनाया बेहतर प्रोडक्ट यानी फिल्म रातों रात इररेलेवेंट हो गया। हाँ, वो मार्केटिंग मायोपिया के शिकार हो गए। वाह, ये एक जबरदस्त एग्जाम्पल है। तो कंपनियों ने पहले ज्यादा बनाने पर फोकस किया, फिर बेहतर बनाने पर। लेकिन दोनों ही मामलों में वो असल में ग्राहक से बात नहीं कर रही थी। नहीं, वो बस अपने फैक्ट्री गेट के अंदर ही सोच रही थी। तो फिर क्या हुआ? जब एक बेहतरीन प्रोडक्ट भी अपने आप नहीं बिका, तब बिजनेस की कहानी अपने, वो कहते हैं ना, रिबेलियस टीनेज वाले फेज में एंटर करती है। अच्छा। जब आप किसी की सुनते नहीं तो जोर जबरदस्ती करते हैं, अपनी बात मनवाते हैं। यहीं से जन्म हुआ बिक्री की अवधारणा, सेलिंग कॉन्सेप्ट का। मतलब ये कि ग्राहक आलसी होते हैं, वो अपने आप सामान नहीं खरीदेंगे। हाँ, आपको उन्हें मनाना पड़ेगा, उन्हें पुश करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये बिल्ड इट एंड दे विल कम से बिल्ड इट एंड गो हंट देम डाउन वाली सोच हो गई। बिल्कुल। ये तो काफी अग्रेसिव लगता है। मतलब फोकस बस प्रोडक्ट को किसी भी तरह बेचने पर है। हाँ, यहाँ पर फिलॉसफी है, हमारे पास जो है उसे हमें बेचना है। ये नहीं कि ग्राहक को जो चाहिए वो हमें बनाना है। बिल्कुल नहीं। इसके लिए भारी भरकम एडवर्टाइजिंग, अग्रेसिव सेल्स प्रमोशंस, पर्सनल सेलिंग जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है। तो अजम्पशन ये है कि अगर हम ग्राहक पर काफी दबाव डालें तो हम उसे कुछ भी बेच सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर ईमानदारी से देखें तो ये आज भी हर जगह दिखता है। खासकर उन प्रोडक्ट्स के लिए जिनके बारे में हम रोज रोज नहीं सोचते, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी या वाटर प्यूरिफायर। सही बात है। क्या लोगों को उनकी जरूरत के बारे में बताने के लिए थोड़ा अग्रेसिव सेलिंग कभी-कभी जरूरी नहीं होता? आपका सवाल बहुत वैलिड है। और हाँ, अनसॉट गुड्स यानी ऐसी चीजों के लिए जिन्हें ग्राहक खुद से नहीं ढूंढता, ये कॉन्सेप्ट आज भी इस्तेमाल होता है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम तरीके में नहीं, नियत में है। सेलिंग कॉन्सेप्ट का कोर फोकस विक्रेता की जरूरत पर होता है। मेरा माल बिकना चाहिए, मेरा टारगेट पूरा होना चाहिए। हाँ, ग्राहक की संतुष्टि या उसकी असल जरूरत यहाँ सेकेंडरी हो जाती है। और मुझे लगता है कि इसका लॉन्ग टर्म असर बहुत खराब होता होगा। बहुत खराब। अगर मुझे किसी ने जबरदस्ती कोई पॉलिसी बेच दी जिसकी मुझे जरूरत नहीं थी, तो मैं दोबारा उस कंपनी या उस सेल्स पर्सन पर कभी भरोसा नहीं करूंगा। और यही इसका सबसे बड़ा फ्लॉ है। ये वन टाइम ट्रांजैक्शंस बनाता है, लॉयल कस्टमर्स नहीं। ये शॉर्ट टर्म सेल्स तो ला सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को तबाह कर देता है। ये एक ऐसी रणनीति है जो आज के कनेक्टेड दुनिया में, जहां एक खराब रिव्यू आपकी रेप्यूटेशन खत्म कर सकता है, बहुत बहुत ज्यादा रिस्क भरी है। ठीक है, तो अब तक कंपनी ने एक बच्चे की तरह पहले सिर्फ अपने प्रोडक्शन और प्रोडक्ट पर ध्यान दिया, फिर एक जिद्दी टीनेजर की तरह अपनी मर्जी से सामान बेचने की कोशिश की। अब कहानी में मैच्योरिटी कब आती है? वो पड़ाव कब आता है जब कंपनी को एहसास होता है कि उसे ग्राहक की बात सुननी पड़ेगी। हाँ, ये मैच्योरिटी आती है विपणन अवधारणा, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के साथ। अच्छा। और ये एक साइज्मिक शिफ्ट था, बिजनेस की दुनिया में एक क्रांति।
यहाँ पहली बार कंपनी ने अपने से बाहर देखना शुरू किया। इसका मूल मंत्र था और आज भी है, ग्राहक राजा है। हाँ, मतलब बनाओ और बेचो से फिलॉसफी बदल के समझो और जवाब दो हो गई। एग्जैक्टली। ये अंदर से बाहर की सोच से बाहर से अंदर की सोच की तरफ एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन था। अब कंपनियां पहले प्रोडक्ट बनाकर उसके लिए ग्राहक नहीं ढूंढती। नहीं, अब वो पहले ग्राहक को और उसकी जरूरत को समझती हैं और फिर उसके लिए सोल्यूशन बनाती हैं। तो सारा फोकस ग्राहक की सेटिस्फैक्शन पर है। हाँ, प्रॉफिट कमाना अब भी लक्ष्य है, लेकिन उसका रास्ता ग्राहक को खुश करने से होकर गुजरता है। तो ये सिर्फ अच्छी कस्टमर सर्विस से ज्यादा है? ओह मच मच मोर। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट सिर्फ एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ये पूरी कंपनी की फिलॉसफी है। अच्छा। इसमें मार्केट रिसर्च करके ये पता लगाना कि लोग क्या चाहते हैं, R&D को उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाने के लिए कहना, प्रोडक्शन टीम से वैसी क्वालिटी बनवाना और सेल्स टीम को उस वैल्यू को ग्राहक तक पहुंचाना, ये सब शामिल है। ये सब शामिल है। नेटफ्लिक्स इसका एक शानदार उदाहरण है। नेटफ्लिक्स। वो ये गेस नहीं करते कि आपको क्या देखना पसंद आएगा। वो आपके व्यूइंग डेटा के अरबों डेटा पॉइंट्स को एनालाइज करते हैं और फिर वैसे ही शोज बनाते या लाइसेंस करते हैं। हाउस ऑफ कार्ड्स का उदाहरण भी है शायद। हाँ बिल्कुल। उन्होंने हाउस ऑफ कार्ड्स इसलिए नहीं बनाया क्योंकि किसी एग्जीक्यूटिव को लगा कि ये हिट होगा, बल्कि इसलिए बनाया क्योंकि डेटा ने बताया कि केविन स्पेसी के फैंस, डायरेक्टर डेविड फिंचर के फैंस और ब्रिटिश पॉलिटिकल ड्रामा के फैंस का एक बहुत बड़ा ओवरलैप मौजूद है। एग्जैक्टली, दैट इज द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इन एक्शन। वाओ, ये तो सच में एक बहुत बड़ा लीप है। अब कंपनी एक मैच्योर अडल्ट की तरह व्यवहार कर रही है, जो दूसरों को सुनता है, समझता है और रिश्ते बनाता है। लेकिन हमारे सोर्सेस कहते हैं कि कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। नहीं होती। इससे भी एक कदम आगे की सोच है। हाँ, और ये वो सोच है जो आज के दौर में सबसे ज्यादा रेलेवेंट होती जा रही है। इसे कहते हैं सामाजिक विपणन अवधारणा, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सोसाइटल मार्केटिंग। अगर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एक मैच्योर अडल्ट है, तो सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एक जिम्मेदार नागरिक है। एक जिम्मेदार नागरिक, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अब कंपनी सिर्फ अपने और अपने ग्राहक के बारे में नहीं सोच रही, तो किसके बारे में सोच रही है? वो पूरे समाज और इस प्लैनेट के बारे में सोच रही है। अच्छा। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि एक कंपनी की जिम्मेदारी सिर्फ प्रॉफिट कमाना और ग्राहक को संतुष्ट करना नहीं है, बल्कि ये सब करते हुए समाज की भलाई का भी ध्यान रखना है। मतलब इसके 3 स्तंभ हैं। हाँ, कंपनी का प्रॉफिट, ग्राहक की संतुष्टि और समाज का कल्याण। प्रॉफिट, पीपल, प्लैनेट, इन तीनों में संतुलन बनाना ही इसका लक्ष्य है। तो ये CSR या चैरिटी करने से अलग है? ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। CSR अक्सर ऐसा होता है कि आपने प्रॉफिट कमाया और उसका एक छोटा हिस्सा अच्छे काम में लगा दिया। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि आप प्रॉफिट कमाओ ही इस तरीके से कि समाज का भला हो। ये आपके बिजनेस के कोर में होना चाहिए। कोई उदाहरण? जैसे कोई फास्ट फूड चेन है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो टेस्टी बर्गर बेचेगी जो ग्राहकों को पसंद आए। सही। लेकिन सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वाली कंपनी ये सोचेगी कि क्या ये बर्गर हेल्दी है, क्या हम पैकेजिंग में प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कर सकते हैं, क्या हम इंग्रेडिएंट्स को लोकल किसानों से सोर्स कर सकते हैं। मुझे पैटागोनिया ब्रांड की याद आ रही है। हाँ, परफेक्ट एग्जाम्पल। वो बेहतरीन आउटडोर गियर बनाते हैं, मतलब प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है। हाँ, अपने ग्राहकों को समझते हैं, मतलब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट भी है। बिल्कुल। लेकिन साथ ही वो अपने एनवायरमेंटल एक्टिविज्म के लिए जाने जाते हैं। वो लोगों से कहते हैं कि हमारी जैकेट मत खरीदो अगर तुम्हें जरूरत नहीं है। हाँ, और पुराने प्रोडक्ट्स को रिपेयर करने पर जोर देते हैं। वो सिर्फ प्रॉफिट और ग्राहक के बारे में नहीं सोच रहे, वो प्लैनेट के बारे में भी सोच रहे हैं। एग्जैक्टली। भारत में भी अमूल इसका एक क्लासिक उदाहरण है। वो ग्राहकों को अच्छे डेयरी प्रोडक्ट्स देते हैं, प्रॉफिट भी कमाते हैं, लेकिन उनका पूरा बिजनेस मॉडल लाखों किसानों की सहकारी समिति पर आधारित है, जिससे ग्रामीण समाज का उत्थान होता है। हाँ, ये दिखाता है कि एक कंपनी सिर्फ एक कमर्शियल एंटिटी नहीं है, बल्कि समाज का एक अभिन्न अंग है और उसकी जिम्मेदारियां भी हैं। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को संक्षेप में देखें तो ये एक कंपनी के बड़े होने की कहानी है। हाँ, पहले प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, यानी एक बच्चा जो सिर्फ अपनी भूख मतलब उत्पादन के बारे में सोचता है। फिर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, जहां वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और अपने खिलौनों पर फोकस करता है, मेरा खिलौना सबसे अच्छा है। इसके बाद आता है सेलिंग कॉन्सेप्ट, यानी वो जिद्दी टीनेजर जो अपनी बात मनवाने के लिए शोर मचाता है और जोर जबरदस्ती करता है। फिर आती है मैच्योरिटी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के साथ, जहां वो एक समझदार अडल्ट बनता है जो दूसरों को सुनता है और रिश्ते बनाता है। और आखिर में सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जहां वो एक जिम्मेदार नागरिक बनता है जो सिर्फ अपने घर के बारे में नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले और समाज के बारे में सोचता है। बिल्कुल,
ये एवोल्यूशन दिखाता है कि कैसे बिजनेस की सोच सेल्फ सेंटर्ड से कस्टमर सेंटर्ड और अब सोसाइटी सेंटर्ड हो गई है। हर अगला चरण पिछले चरण की कमियों को दूर करने की कोशिश करता है। हाँ, और सोच को और ज्यादा इंक्लूसिव और सस्टेनेबल बनाता है। आज हमने बिजनेस की सोच के इस शानदार विकास को देखा, सिर्फ सामान बनाने से लेकर ग्राहक बनाने और आखिर में एक बेहतर दुनिया बनाने में अपना योगदान देने तक का सफर। बिल्कुल। ये वाकई दिखाता है कि व्यापार करने का तरीका कितनी गहराई से बदल गया है। और ये बदलाव दिखाता है कि लंबे समय में वही कंपनियां सफल होती हैं जो समझती हैं कि वो समाज से अलग नहीं है बल्कि उसी का एक हिस्सा है। सही बात है। आपकी लॉन्ग टर्म सफलता समाज की भलाई से जुड़ी हुई है। जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है। हमारे सोर्सेज इन कॉन्सेप्ट्स को एक के बाद एक आने वाले स्टेजेस की तरह दिखाते हैं, एक लीनियर एवोल्यूशन। लेकिन क्या आज की दुनिया इतनी सिंपल है? क्या कंपनियां सिर्फ एक ही फिलॉसफी पर चलती हैं? ये सोचने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। या हम असल में इन सब का एक मिक्स देखते हैं। जैसे क्या एप्पल, जो प्रोडक्ट और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का बादशाह है, अपने नए आईफोन को लॉन्च करते समय सेलिंग कॉन्सेप्ट के एग्रेसिव टैक्टिक्स का इस्तेमाल नहीं करता? हाँ, एक अर्जेंसी और फोमो बनाकर। बिल्कुल। या एक कंपनी जो सोसाइटल मार्केटिंग पर चलती है, क्या उसे अपनी प्रोडक्शन एफिशिएंसी पर ध्यान नहीं देना पड़ता? देना पड़ता है। तो क्या ये अलग अलग स्टेजेस हैं या एक मॉडर्न मार्केटर के टूल बॉक्स में रखे हुए अलग अलग टूल्स हैं जिन्हें वो जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करता है? हाँ। इस पर सोचना दिलचस्प होगा।